तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 10 जून थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। जो हमको आज बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में भेजे हैं नारायण साल्वी जी ने। इनका सुबह भी एग्जाम था, इन्होंने सुबह भी प्रश्न भेजे थे और शाम को भी इन्होंने बहुत सारे प्रश्न भेज दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायण साल्वी जी। जैसे ही एग्जाम देकर के बाहर निकले तुरंत इन्होंने हमारे पास में प्रश्नों को भेज दिया। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी किसी अन्य शिफ्ट में एग्जाम है तो कृपया अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर एग्जाम सेंटर से तुरंत निकलते ही आपको अपने नाम के साथ में इस नंबर पर जितने भी प्रश्न आपको याद रहते हैं वो सारे प्रश्न आप यहाँ पर भेज देंगे, जिससे कि अगली वीडियो में आपका नाम भी लिया जा सके। और नारायण साल्वी जी ने पूरा एक पूरा पेपर वो लिख करके ले आए थे एक पेपर पर, और उस पेपर पर बहुत सारे क्वेश्चन लिख करके ले आए थे और सारे क्वेश्चन हमारे पास में फोटो के रूप में भेज दिए। चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक टॉपिक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर साइंस और जीके की बात करेंगे, फिर आपका मैथ, उसके बाद में हिंदी, फिर आपका इंग्लिश में। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम बताने वाले। काफी पैटर्न यहाँ पर चेंज हुआ है। एक्टिव पैसिव एक भी प्रश्न नहीं पूछे हैं, नरेशन का भी एक भी प्रश्न नहीं पूछा है, मैथ में क्या चेंज हुआ है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। लास्ट में आपको बताएंगे कि आज के टॉप 5 स्कोरर कौन रहे, टॉप 5 नंबर किसको मिले हैं। साथ ही साथ में जो टेलीग्राम चैनल है हमारा फ्री स्टडी मटेरियल वाला, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, जहां पर बहुत सारी किताबें किरण की डली हुई हैं पीडीएफ फॉर्म में। और जो एसएससी सीजीएल रैंक 1 के नोट्स भी हमने वहां पर अपलोड कर दिए हैं, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, थर्ड शिफ्ट 10 जून। देखिए पहला प्रश्न है, भोपाल में स्थित इस्लाम नगर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। करंट अफेयर का प्रश्न है, एमपी करंट अफेयर का। सही आंसर हो जाएगा जगदीशपुर, इसका नाम बदल करके कर दिया गया है। चलिए देखिए कुछ जानकारी। तो दोपहर शिवराज सरकार की तरफ से राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भोपाल जिले के इस्लाम नगर गांव का नाम बदल करके, तत्काल प्रभाव से बदल करके जगदीशपुर कर दिया गया है। तो याद रखना, इस्लाम नगर का नाम बदल करके जगदीशपुर कर दिया है। एमपी करंट अफेयर का यह प्रश्न है। आगे भी ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस क्षेत्र से है। पहले भी इस प्रश्न को हमने कराया था, ये पहले भी पूछा जा चुका है इसी एग्जाम एनालिसिस में। 29 या 30 मई का ये एग्जाम एनालिसिस में ये प्रश्न आया हुआ था। आज फिर से रिपीट हुआ है, इसीलिए हम आपसे कहते हैं 5 मई वाली जो वीडियो है, 5 मई से अब तक के ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस हमने जो वीडियो बनाई है सबको मिला करके उसको जरूर देख करके जाना। अब तक 79 प्रश्न वहां से रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंत में हम यहाँ पर उस वीडियो को यहाँ पर टैग कर देंगे, तो आप क्लिक करके देख लेना। ठीक है, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस बाय सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी जीके जीएस साइंस की। ठीक है, चलिए फिलहाल इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो इनका संबंध नृत्य से है, नृत्यांगना है अरुण देवी, जो अरुणडेल है। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडेल, इनका संबंध नृत्य से है। देखिए, तो रुक्मणी देवी अरुणडेल प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। इन्होंने भरतनाट्यम में भक्तिभाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की। इनको कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। ये भी आपको याद रखना, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, 1995 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यूनेस्को से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमारी यूनेस्को वाली वीडियो अगर आप देख कर जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा उससे। ठीक है ना, डेली लोग कमेंट करते हैं सर उसी में से प्रश्न आ रहे हैं। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो पेरिस फ्रांस में जो है यूनेस्को का मुख्यालय। चलिए एक बार फिर से हम आपको यूनेस्को के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। कुछ प्रश्न तो इसी डिटेल में से ही पूछे जा सकते हैं। देखिए, तो इसकी स्थापना आपसे पूछी जाएगी, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। सदस्य देश पूछे जाएंगे तो 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी देश हैं। यूनेस्को का गठन उद्देश्य क्या था, तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ऑन्द्रे अजूले जो हैं वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब एक थोड़े से आपके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपके कम से कम 4 से 5 नंबर क्लियर हो गए, इसलिए हम आपको डिटेल में हर प्रश्न की जानकारी देते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आगे आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, इसी तरह से हम आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का, इसके बाद 5000 जो आपकी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आने वाली, उसका भी एनालिसिस कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो शहनाई वादक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आपने इनके बारे में सुना भी होगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है। चलिए देखते हैं कुछ जानकारी। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये डेट याद रखना, 2001 में। ठीक है, वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह भी आपको याद रखना, कौन से क्रम के भारतीय संगीतकार थे, तो तीसरे क्रम के भारतीय संगीतकार थे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो अगर करंट की बात करते हैं, अगर आपको ऑप्शन में 106 या उसके आसपास 107 108 भी दिया है, तो 106 107 108 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम करीब तो देंगे नहीं, 106 दिया होगा ऑप्शन में। ठीक है, चलिए देखिए, भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हैं। भारत में सन 1970 में
5 राष्ट्रीय उद्यान हुआ करते थे एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा, ठीक है, 1970 से यहाँ पर बनने शुरू हो गए। कानून पारित होने के साथ ही 2023 आते-आते आज भारत में कुल 106 नेशनल पार्क हो चुके हैं, जो जो आपको नाम हमने ऑलरेडी बता ही दिया आपको, ठीक है ना। भारत के आपको मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा याद रखने हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क का नाम आपको याद रखना है, वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। बाकी ये आपसे पूछा गया कुल संख्या कितनी है, तो कुल 106 संख्या है, ठीक है। 107 अगर आपको ऑप्शन में होगा तो वो भी आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क अभी हाल ही में बनाया गया है, ठीक है। चलिए, ब्लैक बक नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है ब्लैक बक नेशनल पार्क। देखिए, नेशनल पार्क से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए देखिए, तो ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के भावनगर जिले में स्थित भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात के लोकप्रिय और सबसे अधिक देखे जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। आगे बढ़िए, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही है, तो भारत 38 यानी कि 38वें नंबर पर रहा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो विश्व बैंक जारी करता है, याद रखना, विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक एलपीआई 2023 में 139 देशों के सूचकांक में भारत जो है अब 38वें स्थान पर आ गया है। 38th रैंक जो है मिली है भारत को, ठीक है। 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किस देश से है, तो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है 3 बीघा कॉरिडोर। देखिए, तो 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित एक भारत का भूभाग है, जो सितंबर 2011 में बांग्लादेश को लीज के तौर पर दे दिया गया था, ताकि बांग्लादेश के दहग्राम अंगरपोटा नामक अंतरवंशों के सीधे भू मार्ग से बांग्लादेश को जोड़ा जा सके। यानी क्या है कि यहाँ पर बांग्लादेश को जोड़ने के लिए भूमार्ग की आवश्यकता थी, तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत के द्वारा जो है बांग्लादेश को दे दिया गया था, ठीक है, रास्ता बनाने के लिए। द ग्रेट लिविंग चोल मंदिर किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में द ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। देखिए, तो महान जीवित चोल मंदिर, जिन्हें ग्रेट लिविंग चोला मंदिर कहते हैं, भारत के तमिलनाडु राज्य में चोल साम्राज्य काल के कुछ हिंदू मंदिरों की सूची है, जिन्हें यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया है। और ये चोल मंदिर के बारे में हमने आपको यूनेस्को वाली वीडियो में बताया हुआ है। और देखिए, यूनेस्को के प्रश्न तो आ ही रहे हैं वहां से, स्टैटिक जीके के प्रश्न भी उसी वीडियो से आ रहे हैं, यूनेस्को वाली वीडियो से। तो सर्च कर लेना यूनेस्को बाय सक्सेस जंक्शन, वो वीडियो देख करके आना। 2023 जून तक लेटेस्ट करंट अफेयर की हमने उसमें ऐड किए हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदल करके जनजातीय कार्य विभाग कर दिया गया है, ठीक है। देखिए कुछ जानकारी, तो बीते साल शिवराज सरकार ने आदिम जाति कल्याण विभाग ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट का नाम बदल करके जनजातीय कार्य विभाग कर दिया था। इसी कड़ी में अब देखो, डीपीआई वाला पूछ लिया आपसे, अब पशुपालन वाला आपसे पूछा जा सकता है। पशुपालन विभाग का नाम बदल करके पशुपालन एवं डेयरी विभाग कर दिया गया है, ये आपको याद रखना। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट इसका नाम बदल करके कर दिया गया है पशुपालन विभाग का, ये भी आपको याद रखना, आगे आपसे एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए अगला प्रश्न, ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। 2023-24 के बजट के अनुसार कुल प्राप्तियों में 2022-23 की कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, भारत की बजट की यहाँ पर बात की जा रही है। वृद्धि की बात करें तो कुल 75.2% वृद्धि का अनुमान है। तो इसके आधार पर राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच अनुपात, बजट अनुपात 2023-24 में 75.2% अनुमानित किया गया है, जो संशोधित अनुमान 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के क्रमशः 2022-23 में कितना था, 67.9% था, और इसके 2021-22 में कितना था, तो 67.8% से बढ़ करके 2023-24 में 75.2% हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स का यह प्रश्न है। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है, किस अनुच्छेद में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित बातें की गई हैं, चलिए देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री से संबंधित बातें की गई हैं। देखिए, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का नेता होता है, ठीक है। केवल इतनी बातें जो है अनुच्छेद 75 में बताया गया है, ठीक है। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, थोड़ा सा स्पीड अप रखेंगे, क्योंकि आपके पास में वैसे भी कम समय है, आपका एग्जाम आने वाला है, तो स्पीड को थोड़ा सा हम हाई पर ही रखेंगे, ठीक है। चलिए, तमिलनाडु के किस उपन्यासकार को 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, उसकी किस रचना के लिए, तो काला पानी के लिए दिया गया। करंट अफेयर का यह प्रश्न है, करंट अफेयर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जनवरी फरवरी की करंट अफेयर अपलोड कर दी है और मार्च की भी करंट अफेयर अपलोड कर दी है हमने, ठीक है। सर्च कर लेना करंट अफेयर बाई सक्सेस जंक्शन, या फिर जनवरी फरवरी बाई सक्सेस जंक्शन, या फिर मार्च बाई सक्सेस जंक्शन, तो वो करंट अफेयर आप पढ़ करके जाना, ठीक है। तो एम राजेंद्रन को जो है यह पुरस्कार दिए गए हैं, और इसको हमने वहाँ पर कवर किया अपने करंट अफेयर में। देखिए, तो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और तमिल लेखक एम राजेंद्रन को उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो कलार कोयल के जंगलों में 1801 में मरुद भाइयों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध है उसका वर्णन करता है। इनका जो उपन्यास है काला पानी, और उसी के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। दक्षिण भारत के ये लेखक हैं, ठीक है। चलिए
अगला देखिए साइंस की बात कर लेते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज किसने की थी? तो टेमिन और बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी, यह प्रश्न पूछा गया है। तो टेमिन एवं बाल्टीमोर ने 1970 में उत्क्रम ट्रांसक्रिप्शन, इसे उत्क्रम ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, इसकी खोज जो है इनके द्वारा जो है की गई थी। ठीक है, अब आपसे आरओ का फॉर्म पूछा जाता है, तो आरओ का फॉर्म होगा, आरओ वाटर होता है ना, आरओ वाटर लिया भाई, तो रिवर्स ऑस्मोसिस उसका फुल फॉर्म होता है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। देखिए रिवर्स वाली बात आ गई थी तो हमको दिमाग में आ गया, तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न था। तो आप सबको पता है विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त का थक्का जमाने के लिए, लेकिन उसके साथ में और क्या क्या चाहिए रहता है? तो देखिए रक्त के जमाव के लिए कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो एंजाइम होता है और फाइब्रिन थक्का मिलकर के बनाते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन ये दोनों मिलकर के रक्त का थक्का बनाते हैं। ठीक है, जो रक्त को जमा देता है। ये रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के साथ में मिलकर के कार्य करता है। तो विटामिन पूछा जाए तो विटामिन के है, एंजाइम पूछा जाए तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो इसका एंजाइम है, फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, चलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया था, तो रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। देखिए रेटिनॉल जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन वसा में है कौन पानी में है। हमने आपको ट्रिक भी बताया था, केवल WBC ये 3 शब्द आपको याद रखने हैं। W से हो गया वाटर, वाटर में कौन घुलनशील है? विटामिन बी और विटामिन सी। इन दोनों को छोड़ करके जितने भी विटामिन बचते हैं वो सारे के सारे वसा में घुलनशील हैं। तो आपका विटामिन आपका क्लियर हो गया, कौन सा पानी में है कौन सा वसा में। ठीक है, बस 3 शब्द आपको याद रखने हैं, WBC। ठीक है, चलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, ये आपको देख करके जाना है। विटामिन के नाम आपसे आगे आप पूछे जाएंगे क्योंकि विटामिन ए का नाम आज पूछा गया है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है ये भी आपको बता दें। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए कहाँ कहाँ पर पाया जाता है वो भी देख लीजिए। तो फलों में, सब्जियों में, मछली और डेयरी उत्पादों में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, रतौंधी याद रखना, आपसे बीमारी पूछी जा सकती है। देखिए हमारा काम सिर्फ इतना नहीं कि आपको पेपर क्वेश्चन बताएं और आगे निकल जाएं। हम क्वेश्चन बताएंगे, डिटेल में जानकारी देंगे, उससे रिलेटेड कौन सा प्रश्न आगे बन सकता है हम वो भी आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि को क्या कहते हैं? उसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। बिना मिट्टी के पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, पानी में पौधे को उगाया जाता है। उनको जड़ जो है ना, जड़ वो पानी को अवशोषित कर पूरे पौधों में पहुंचा देती हैं पानी को। बिना मिट्टी के पौधे उगाने की इस तकनीकी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, याद रखना। सब्जियों को उगाने में इसका इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स का ज़्यादातर इस्तेमाल सब्जियों को उगाने में किया जा रहा है, जिसमें पौधों को जल में रखा जाता है और जल में ही जो है उनका पूरा कार्यक्रम होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष वो किसकी इकाई होती है यह पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई होती है, कभी भी आपको समय नहीं लगाना है। प्रकाश वर्ष दूरी या फिर लंबाई की इकाई होती है। तो प्रकाश वर्ष लंबाई की एक इकाई है जिसका उपयोग खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। खगोलीय दूरी बहुत लंबी लंबी होती है, बताइए बृहस्पति शुक्र के बीच में कितनी दूरी है, तो ये सब आप जो है प्रकाश वर्ष में बताते हैं। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वायुयान मोटर बोट की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र जो है यूज में लाया जाता है? जो वायुयान की या फिर जो आपकी मोटर बोट्स होती हैं इनकी स्पीड बहुत होती है, इस स्पीड को मापने के लिए कौन सा आपका यंत्र यूज करते हैं? तो टैकोमीटर का यूज किया जाता है, टैकोमीटर। ठीक है, तो टैकोमीटर मोटर नाव या फिर वायुयानों की गति को मापने का यंत्र जो है वो टैकोमीटर होता है। ठीक है, अब इसको किस में मापते हैं? तो वायुयान की गति को मैक में मापते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैक या फिर नॉट, इन दोनों में जो है वायुयान की गति को मापते हैं। ये दोनों आपको याद रखना, आगे आपसे पूछा जा सकता है। चलिए भाई अब बात करते हैं अपन हिंदी की। तो हिंदी में एक प्रश्न आपका कारक का पूछा है, एक वाच्य से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में क्रिया से 2 प्रश्न, वर्णमाला से 1 प्रश्न आपका पूछा गया है, पर्यायवाची 2 पूछे गए हैं, 2 प्रश्न मुहावरे, 1 प्रश्न आपका विलोम शब्द का पूछा गया है। उसके बाद में वाक्य क्रम से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इंग्लिश में क्या क्या पूछा है। इंग्लिश में पैटर्न चेंज हुआ है। ईडियम्स आपके 2 पूछे गए हैं, 3 आपके एंटोनिम सिनोनिम पूछे गए हैं, 3-3। ठीक है, उसके बाद में आपके ईडियम, देखिए ईडियम डबल हो गया, ईडियम 3 से 4 आपके ईडियम इस पे पूछे गए। सुबह आपके 2 ईडियम पूछे थे। ठीक है, पीक्यूआरएस 3 प्रश्न आपके पीक्यूआरएस के पूछे गए, लेकिन एक्टिव पैसिव एकदम गायब है। आज एक्टिव पैसिव नरेशन से एक भी प्रश्न शाम की शिफ्ट में नहीं आया है। तो फिल इन द ब्लैंक के भी 2 से 3 प्रश्न थे। तो लगातार आप एग्जाम एनालिसिस देखते रहिए, उससे आपको ये आइडिया पड़ता रहेगा कि क्या पैटर्न में कितना क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एरर फाइंडिंग के भी 3 प्रश्न आज पूछे गए थे। चलिए बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में देखिए टाइम एंड वर्क से 1 प्रश्न है, एवरेज से 2 प्रश्न, नंबर सिस्टम से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 1 प्रश्न आपका एलसीएम एचसीएफ से, 1 प्रश्न आपका ग्राफ वाला पूछा है, परसेंटेज से 2 प्रश्न पूछे हैं, ट्रेन से शिफ्ट में जो है ट्रेन से पूछे हैं, सुबह आपका आपके प्रॉफिट लॉस से पूछे थे, ट्रेन से 3 प्रश्न है, प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न है, 1 प्रश्न आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से पूछा है, 1 प्रश्न आपका सीआई से पूछा है, और वृत्त की प्रॉपर्टी जो आपकी सर्कल की प्रॉपर्टी होती है वहां से भी 1 प्रश्न आपका पूछा गया है। विभाज्यता का नियम यहाँ पर देखा गया है, तो 12 से विभाज्यता का नियम पूछा गया था, 12 से जो है विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है? तो आप देख सकते हैं 4 और 3 से जो डिवाइड होंगी 12 से भी होंगी। अलजेब्रा का फॉर्मूला बेस्ड 1 प्रश्न आपका सुबह भी पूछा था, इस टाइम भी पूछा गया। आज सुबह की से लेकर सुबह दोपहर शाम
तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हमने करवा दिया है, तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आपको देख लेना है, ठीक है ना। चलिए टॉप 5 स्कोर की बात कर लेते हैं भाई। तो आज शाम की शिफ्ट थोड़ी सरल थी, 76, 73, 70, 69 और 62, ये जो है आज के टॉप 5 स्कोर देखने को मिले हैं, ठीक है ना। आपका क्या स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं टेलीग्राम की। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर आपको 24 आवर्स के बाद में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ये हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है। इसके बाद बात करते हैं, ये हमारा स्टडी मटेरियल का टेलीग्राम चैनल है, सक्सेस जंक्शन लाइव। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, यूट्यूब चैनल सक्सेस जंक्शन को सब्सक्राइब करके जब आप जाएंगे, सर्च करेंगे, तो ये चैनल आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। वहाँ पर आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। क्यों ज्वाइन करना, देखिए तो वहाँ पर किताबें आपकी, किरण की बहुत सारी किताबें डली हुई हैं, RS अग्रवाल की बहुत सारी किताबें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। इसके बाद में आपका जो है मैम की जो इंग्लिश की बुक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, फिर ठीक है। ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक, आदित्य रंजन सर की जो फॉर्मूला बुक है वो आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म फ्री मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो राकेश यादव सर के मैथ्स के क्लास नोट्स हैं आपको फ्री में मिल जाएंगे। यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इससे आप जुड़ जाइए। इसके अलावा SSC CGL रैंक 1 जो है उसके नोट्स हमको मिल गए हैं, हिस्ट्री के, बायोलॉजी के, पॉलिटी के, तो वो सारे नोट्स हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन आप तभी डाउनलोड कर पाएंगे, तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे जब आप यूट्यूब चैनल सक्सेस जंक्शन को सब्सक्राइब करेंगे। केवल सक्सेस जंक्शन वालों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं कल सुबह एग्जाम एनालिसिस में। आप अपने प्रश्नों को जरूर भेजिएगा, ये नंबर आपको ऊपर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आपको अपने प्रश्न जितने भी आपको याद रहते हैं अपने नाम के साथ में आपको इन पर प्रश्नों को अपना भेज देना, ठीक है। और आज सुबह से शाम तक तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस जरूर देख लीजिएगा, आपको आगे एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कल किसका किसका एग्जाम है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।